दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दो कथन दिए गए हैं कि निधि 2.0 वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 को लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस साल की 2021 की अगर थीम पूछे तो 2021 की थीम क्या है विश्व पर्यटन दिवस की। तो दोस्तों ये थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 2021 की थीम पर्यटन दिवस की। तो 2021 जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसकी थीम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सतत वृद्धि के लिए पर्यटन, ये इस बार की थीम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी बोथ हो जाएगा। पहला भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा व्हाट इज द अरोमा मिशन रिलेटेड टू, यानी किससे संबंधित है। अरोमा मिशन का संबंध किससे है। तो अरोमा मिशन जो है ये किसके द्वारा, तो CSIR के द्वारा। CSIR, इसका संबंध CSIR का है अरोमा मिशन का। और CSIR की यहाँ फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से जाना जाता। इसकी स्थापना कब 1942 में हुई थी और संसद के एक अधिनियम से हुई थी। और जब कोई भी बॉडी संसद के पार्लियामेंट से बनती है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इस प्रकार जो अरोमा मिशन की जो संस्था जो है वो CSIR, और CSIR सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना 1942 में हुई और इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी PM इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी CSIR। बात करें DRDO, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके योजना आयोग के स्थान पे लाया गया और नीति आयोग एज ए थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नीति आयोग के द्वारा कई इंडेक्स जारी किए जाते हैं। उन इंडेक्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उन इंडेक्स का नाम क्या है। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ यूएनओ दिया है, इसके बारे में जानते हो। किसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यानी यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया कि बाहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का इसे इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र कुमार को दिया गया क्या, यानी बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 भारतीय जीव विज्ञानी किसको, शैलेंद्र सिंह को दिया गया। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, रविंद्र कुमार इज द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी पहले एक मात्र IAS अधिकारी हैं सबसे पहले जो किसको, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है पर स्थित है, तो उसको फतह करने वाले रविंद्र कुमार पहले IAS अधिकारी बने हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की अभी नई ऊंचाई कितनी हो गई है, 8,848.86 मीटर हो गई है, यानी 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता। अगर बात करें हिमालय, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। वलित पर्वत इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो आपका राकीज पर्वत भी वलित पर्वत है। इसके अलावा एंडीज पर्वत भी आपका क्या है, वलित पर्वत है। इसके अलावा राकीज एंडीज के बाद आल्प्स पर्वत यूरोप का, ये भी कैसा है, वलित पर्वत है। तो आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला पूछ रहा कि निर्भया कांड के संदर्भ में बताना है क्या सही है। तो निर्भया कांड एक डेडिकेटेड नॉन लाइफसेबल फंड है क्या, बिल्कुल बात सही है। नॉन लाइफसेबल फंड का मतलब हुआ, मान लेते हैं 2020 के लिए फंड
1000 करोड़ रुपये था, लेकिन खर्चा 800 हो पाया, तो 200 रुपये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाता है। इसी को नॉन लैप्सेबल फंड कहा जाता है, ये बैक वापस नहीं जाता। तो एक प्रकार का जो निर्भया फंड है वो नॉन लैप्सेबल फंड है। दूसरा, इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा व उनकी सेफ्टी व सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। दोनों बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। संतोष यादव के संदर्भ में बताना है क्या सही है। शी द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ही वाज अवार्डेड द पद्म श्री, यानी पहला स्टेटमेंट दे रहा कि विश्व की मात्र प्रथम ऐसी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट को एक नहीं बल्कि दो बार क्या की है, यानी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पर वयोश्रेष्ठ सम्मान हैज बीन कन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी इसमें पूछ रहा कि जो वयोश्रेष्ठ सम्मान है ये किसके द्वारा, तो ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है सुदर्शन भारत परिक्रमा का संबंध एनएसजी से है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात आती है योजना की। तो आज जो हम योजना का डिस्कशन करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हम आज शुरू करने वाले हैं, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आज कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम हमने उठाया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसकी कौन सी स्कीम आज डिस्कस करेंगे, तो स्कीम का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना। इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये अब बात आती कब अनाउंसमेंट हुई थी, तो इसका अनाउंसमेंट दोस्तों बजट जब 2021-22 का प्रस्तुत किया गया, तो बजट 2021-22 में इसका उल्लेख किया गया। दोस्तों ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, अगले 6 वर्षों के लिए इसका शुभारंभ किया गया। अगर समय पूछा जाए तो कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए इसका शुभारंभ किया गया। और ये 6 वर्षों के साथ कितना अमाउंट इसका अलॉट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 64,180 करोड़। ये अमाउंट ध्यान रखिएगा 64,000 पूछा जा सकता है कि ये 64,180 करोड़ इसमें अमाउंट एलोकेट किया गया। और एक प्रकार की यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हुआ केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कंट्रीब्यूशन से इस स्कीम को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को क्या किया जाएगा, यानी इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अगर दोस्तों इसमें उद्देश्य की बात की जाए कि उद्देश्य क्या है भाई, तो इसमें उद्देश्य है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसकी क्षमता का क्या किया जाए, यानी विकास किया जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी जो भारत की स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य सिस्टम को इन्हेंस किया जाए। उसके बाद वर्तमान में जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, उनका उन्नयन हो और नए जो बीमारियां फैल रही हैं उनकी न केवल पहचान हो बल्कि उनका प्रभावी इलाज भी हो सके, इत्यादि के लिए रिसर्च करना, अनुसंधान करना। अब बात आती है इसमें क्या क्या किया जाएगा। अगर हम किए जाने की बात करें तो इसमें सपोर्ट किया जाएगा कितने, ये लिख लीजिएगा 17,788 जो रूरल क्षेत्र के हैं, 17,788 रूरल व 11,024 जो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ये 2 डेटा बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिए। कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने, तो ग्रामीण क्षेत्र में 17,788 ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्या किया जाएगा, सपोर्ट समर्थन प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों और क्या इसमें किया जाएगा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। क्या किसकी स्थापना की जाएगी, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। अब बात आती है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहाँ, तो सभी ज़िलों में जितने भी भारत के ज़िले हैं, और भारत के सभी राज्य नहीं शामिल है, 11 राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी ज़िले तथा 3,382, ध्यान दीजिएगा, 11 राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी हैं वो सभी ज़िले। और दूसरा पॉइंट हमने कहा कि 3,382 जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ जो सेंटर हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना कितने राज्यों में होगी दोस्तों, 11 राज्यों में होगी। और 11 राज्यों के सभी ज़िले शामिल हैं। क्या ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी सभी राज्यों के कितनी शामिल हैं, तो सभी जो 11 राज्य हैं इनमें 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट को शामिल किया गया है। इसके अलावा 15 पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। कितने, 15 पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। कितने, 15 पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दो मोबाइल हॉस्पिटल स्थापित होंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। बात आती है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की, तो 602 जिलों में कितने, ये डेटा आगे लिख लीजिएगा, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना की जाएगी। और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना होगी। तो 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना की जाएगी। इसके बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वन हेल्थ, एक हेल्थ के लिए क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी। एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा जो डब्ल्यू के साथ मिलकर कार्य करेगा और या साउथ ईस्ट एशिया रीजन में काम करेगा। इसके अलावा 9 बायोसेफ्टी लैब, कितनी, 9 बायोसेफ्टी लैब की भी स्थापना इस स्कीम के अंतर्गत की जाएगी जो लेवल 3 की होंगी। यानी 3rd लेवल की 9 बायोसेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी और ये कितने बनेंगे, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यानी वायरोलॉजी है जो जिसका हेडक्वार्टर्स पुणे है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। इसके 4 रीजनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है उसका विस्तार किया जाएगा। अब कोविड-19 का समय आया तो कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उसको भी इसी में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा कैपेसिटी व कैपेबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया है अगर फ्यूचर में इसी प्रकार कोविड-19 जैसी महामारी कोई दूसरी आती है। सबसे लास्ट पॉइंट इसका है कि जो 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को प्रारंभ भी किया जाएगा। 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को प्रारंभ किया जाएगा और 33 जो वर्तमान में लोक स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं उनको मजबूत करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निबंध व अन्य जहाँ भी ज़रूरत आए, अब ये पॉइंट जो हमने बताए इसको नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इससे ज़्यादा आपका प्री मेंस में कुछ नहीं पूछेगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं
शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम उठाते हैं तो शिक्षा मंत्रालय जो कि पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम परिवर्तित किया गया। अब बात इसकी एक योजना जब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय होता था उस दौरान उस मंत्रालय के द्वारा विद्यांजलि योजना को शुरू किया गया था। अब बात आती है कि ये विद्यांजलि योजना है क्या। इसमें आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, कभी भी पूछा जा सकता है। विद्यांजलि योजना लाया गया। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब सब साथ साथ चलेंगे और साथ साथ चलेंगे तो साथ का मतलब यहाँ साथ से 6 से है तो यहाँ भी आप 6 लिख लीजिए, आगे 1 लगा लीजिए, यानी छठा महीना जून का होता है तो 16 जून और पीछे भी आपका 16 चिपका देना है। तो ये आपका क्या, तो ये कब शुरू हुई? तो ये 16 जून 2016 को। विद्यांजलि योजना को कब लॉन्च किया गया? तो सबका साथ सबका विकास, इसको याद रखिएगा। ये कब? तो ये 16 जून 2016 को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोरिलेशन से आप याद रखिए तभी स्कीम याद रहेंगी, नहीं सब एक में मिल जाएंगी एग्जाम में और कन्फ्यूजन में क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो जो विद्यांजलि योजना है 16 जून 2016 को इसको शुरू किया जाता है। यह एक प्रकार की क्या होती है, यानी जो भी आपका वॉलंटियर स्वैच्छिक अपनी इच्छा से स्कूलों में जा कर के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक स्कूलों में कहा गया जो अध्यापन कार्य करना चाहता है वो आपकी स्कूलों में जा कर के अध्यापन कार्य वॉलंटरी कर सकता है। और ये जो स्कीम है ये किसके अंतर्गत, जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें लोगों को हमने क्या कहा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। जो भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों या फिर निजी स्कूल हैं, तो वहाँ जा कर के वो अपनी टीचिंग कर सकता है और अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर करके देश के जो विकास है शिक्षा में अपनी क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव भूमिका का निर्वहन करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन? रीडिंग है, क्रिएटिव राइटिंग रचनात्मक लेखन शैली है, पब्लिक स्पीकिंग है, प्ले एक्टिंग है, प्रिपेयरिंग स्टोरी बुक्स है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। अब इसी स्कीम को भी 2021 में मोदी साहब ने क्या किया, कब? तो ये 7 सितंबर, फिर साथ आ गया सबका, तो 7 सितंबर जो अभी बीता है 2021 वाला, इस 7 सितंबर को माननीय मोदी जी ने इसका दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया। उसका नाम दिया विद्यांजलि 2.0। विद्यांजलि के स्थान पे जो 16 जून 2016 को आई थी, उस विद्यांजलि के स्थान पे 7 सितंबर को विद्यांजलि 2.0 को लॉन्च किया गया है। 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो ये भारत में जो शिक्षा का जो भी स्वैच्छिक आधार पे शिक्षा भारत में प्रदान करना चाहता है वो भी, इसमें उसको कोई कहा जाए कोई भी आपका वेतन शैली इत्यादि नहीं दी जाएगी। वो जो भी भारत का व्यक्ति होगा उसकी शैक्षिक योग्यता इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं की गई। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में शिक्षा प्रदान करना चाहता है वॉलंटरी बेसिस पे, तो उसके लिए अनिवार्यता है क्या? अगर विदेशी कोई भारत में शिक्षा प्रदान करना चाहता है तो उसके लिए अनिवार्यता क्या रखा गया? उसका स्नातक होना जरूरी है। लेकिन भारतीय कोई है, अगर उसके पास स्किल है, उसके पास आपकी शिक्षा के संबंध में अपना कोई बेहतर उसके पास जानकारी है, तो वह स्कूलों में जा कर के कक्षा 1 से 8 तक अपना योगदान दे सकता है। तो ये आज रही स्कीम जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब अंत में आप पूछेंगे कहाँ कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो अंत में लिख दे रहे हैं www.mygov.in पे जाइए, इस पे अपना रजिस्टर करिए और रजिस्टर करके आप क्या, यानी www.mygov.in पे जा करके आप विद्यांजलि योजना के अंतर्गत अपनी विद्या का क्या कर सकते हैं, अपनी विद्या का लोगों में जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक उसमें इम्पार्ट यानी अपनी ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो भी संवार सकते हैं। आज का डिस्कशन यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।